हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सईद अली इसकानी। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है ये टर्म डिफाइन करना है। नंबर 2 पे डिस्कस द फैक्टर विच इफेक्ट होम्योस्टेसिस। वो फैक्टर डिफाइन करने हैं, डिस्कस करने हैं जो इफेक्ट करते हैं होम्योस्टेसिस को। नंबर 3 डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट। फीडबैक मैकेनिज्म को डिफाइन करना है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये देखने हैं। नंबर 4 पे डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस विथ एग्जांपल। रोल क्या है फीडबैक मैकेनिज्म के जब वो मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को, एग्जांपल के साथ ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले homeostasis definition. Basically homeostasis is the steady state of internal chemical and physical condition maintained by living system. homeostasis क्या है? ये एक state of study है जो क्या करती है, इंटरनल केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ लिविंग सिस्टम्स को मेंटेन करती है। स्टडी स्टेट बेसिकली एक वो स्टेट है जो नॉर्मल, स्टडी स्टेट को नॉर्मल स्टेट भी कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी की अगर स्टेट है, हमारी बॉडी की जो भी सिचुएशन है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाती है तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, उसको नॉर्मल पर लाता है। जिसका सबसे पहला बड़ा मिसाल ये है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा, हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। तो इस स्टेट को स्टडी स्टेट या होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। होम्योस्टेसिस मीनिंग एंड एटिमोलॉजी। होम्योस्टेसिस की माना और एटिमोलॉजी क्या है। द थ्योरी ऑफ होम्योस्टेसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय क्लाउड बर्नेड। जो थ्योरी है होम्योस्टेसिस की वो सबसे पहले क्लाउड बर्नेड ने दी थी, अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट, इन द ईयर 1865। एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था जिसने ये थ्योरी 1865 में दी थी। एंड द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1926 बाय वाल्टर ब्रेडफोर्ड कैनन। और जो होम्योस्टेसिस की टर्म है वो सबसे पहले 1926 में वाल्टर ब्रेडफोर्ड कैनन ने बताई थी। ब्रेडफोर्ड ड्राइव्ड होम्योस्टेसिस फ्रॉम द एंशियस ग्रीक वर्ड होम्योज एंड हिस्टेमी। जो ये ब्रेडफोर्ड था उसने होम्योस्टेसिस बेसिकली ड्राइव्ड किया था एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है सिमिलर एंड स्टैंडिंग स्टिल। जिसका मतलब ये है कि सिमिलर रहना और स्टैंडिंग स्टिल, मतलब एक जो सिचुएशन हमारी जो भी स्टेट है वो एबनॉर्मल हो गई है तो उसको नॉर्मल पर लाना, इसका ये मतलब है। What is homeostasis? In other words, homeostasis is a mechanism that maintain a stable internal environment. होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट का जो स्टेबल है उसको मेंटेन करती है। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट की सिचुएशन जो भी है उसको मेंटेन करती है डिस्पाइट द चेंजेस प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो जो चेंजेस हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती हैं उनको हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में इफेक्ट होने के बाद जो एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो उसको वो नॉर्मल कराती है। ये है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज अ क्वाइट क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मिसाल के तौर पर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर इफेक्ट हुआ, अगर 37 सेंटीग्रेड से इधर या बढ़ गया या कम हो गया, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो इंजाइम्स है बॉडी में वो काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो फिक्स स्टेडी स्टेट या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं जो कि 37 है। Furthermore, homeostasis is a self-regulating process that regulate internal variables necessary to sustain life. होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया इंजाइम्स वाला, इंजाइम बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ के, क्योंकि सारे प्रोसेस वो करा रहे हैं।
Homeostasis is the ability of living system to maintain a steady and uniform internal environment to allow the normal functioning of the systems. Homeostasis एक एबिलिटी है लिविंग सिस्टम्स की जो क्या कराती हैं, स्टेडी स्टेट या यूनिफॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट कराते हैं, और ये क्या करता है, अलो करता है नॉर्मल फंक्शन होने में। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया या ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो हमारा जो फंक्शंस है बॉडी के वो नहीं हो पाएंगे, जैसा कि आपको मैंने एंजाइम्स वाला बताया था। अब रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कैसे हो रहा है होम्योस्टेसिस का वो देखेंगे। ऑल होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट यूनिट्स विच आर, जो भी होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो 4 यूनिट पर कंसिस्ट है। वो कौन कौन से हैं? स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, इफेक्टर हो गया। ये 4 क्या हैं? यूनिट्स हैं। The entire process continuously work to maintain homeostasis regulation। ये सारे प्रोसेस काम करते हैं कि होम्योस्टेसिस को रेगुलेट कर सके, हमारी बॉडी को रेगुलेट कर सकें। तो सबसे पहले कौन कौन सा आ जाता है? वो सबसे पहले आ गया स्टिमुलस। द स्टिमुलस इज समथिंग दैट रिजल्ट इन चेंजेस विद इन द सिस्टम इन्वॉल्विंग द वेरिएबल। स्टिमुलस वो चीज़ है जो क्या कराती है? चेंजेस करा रही है हमारी बॉडी में। मतलब ये कि ये इन्वायरमेंट से आ रही है। कौन से इन्वायरमेंट से? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है। द स्टिमुलस रिप्रेजेंट दैट द वेरिएबल हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल रेंज इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये स्टिमुलस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा नॉर्मल रेंज है बॉडी की, जो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है, और ये क्या करा रहा है? वो प्रोसेस जो होम्योस्टेसिस का है उसको स्टार्ट करा रहा है। वन एग्जांपल ऑफ दिस इज द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबाउट 37 ड्यू टू वेरियस काजेज। एक एग्जांपल इसका ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है 37 से। To the increased temperature indicates that the temperature of body has gone higher than its higher range। और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर ये इंडिकेट करा रहा है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रेंज से भी बढ़ गया है। अब नंबर 2 पे सेंसर या रिसेप्टर्स क्या है? द सेंसर्स आर रिसेप्टर इज द सेंसिंग यूनिट ऑफ द होम्योस्टेसिस वेयर इट मॉनिटर एंड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द बॉडी। अब सेंसर या रिसेप्टर क्या है? ऐसे यूनिट हैं होम्योस्टेसिस के जो मॉनिटर कर रहे हैं जो भी चेंजेस वगैरह आ रहा है उसको। बेसिकली ये हमारी स्किन पे लगे हुए होते हैं, और कोई अगर चेंजेस आ गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करके डायरेक्ट इसको कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। द चेंजेस इन द सिस्टम्स आर रियलाइज्ड बाय द सेंसर्स which then sends to the information to the control center। जो भी चेंजेस आ गई हमारे सिस्टम में वो रियलाइज करती हैं कौन? ये सेंसर्स। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सेंस की हैं, मतलब कि टेम्परेचर जो है बाहर का वो बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे? वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कंट्रोल सेंटर को सेंड करेंगे। द नर्व सेल्स एंड रिसेप्टर्स लाइक थर्मो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेंसर रिसेप्टर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नर्व सेल्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, मैकेनो रिसेप्टर्स होंगे। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं सेंसर या रिसेप्टर्स के। अब कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर वंस द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द योर कंट्रोल सेंटर इट टेलीज द चेंज वैल्यू टू इट्स नॉर्मल। एक बार जब इंफॉर्मेशन जब चली जाती है, सेंसर जो भी हमारे सेंसरी यूनिट्स हैं वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर बेसिकली क्या है? हमारा जो भी ब्रेन हो गया, मोस्टली जो कंट्रोल सेंटर एनिमल्स में पाया जाता है, जो हायर रेंज के एनिमल्स होते हैं, या लाइक मैन पीपुल्स हो गए, या कोई बड़े जो एनिमल्स में आ जाते हैं जो बड़ी क्लास के होते हैं, उनमें बेसिकली कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? एक ब्रेन हो गया, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। लेकिन बेसिकली जो हाई रेंज पर देखते हैं वो हम ब्रेन को देखते हैं। तो एक बार तो बाद जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सेंसरी जो यूनिट होंगे वो डिटेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजेंगे। अब ब्रेन क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन देखेगा कि कौन कौन सी चेंजेस आए हैं, और उनको डिटेक्ट करके और उनको नॉर्मल वे में आने की कोशिश करेगा। इफ द वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू द कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट द इफेक्टर्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। अब जो कंट्रोल सेंटर है वो देखेगा कि जो इसकी वैल्यू है
बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा या कम है तो वो क्या करेगा, मैसेज देगा किसको, इफेक्टर्स को, या उनको एक्टिवेट करेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। द थर्मोरेगुलेटरी यूनिट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, हमारी बॉडी में जो थर्मोरेगुलेटरी या हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली टेम्प किसको रेगुलेट कर रहा है, हमारे टेम्परेचर को वो रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। नंबर 4 पर है इफेक्टर। इफेक्टर कैन बी मसल्स, ऑर्गन, ग्लैंड्स और अदर सिमिलर स्ट्रक्चर दैट आर एक्टिवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। इफेक्टर क्या हो सकते हैं, इफेक्टर हमारा यहाँ मसल्स हो सकते हैं, या ऑर्गन्स हो सकते हैं, या ग्लैंड्स हो सकते हैं, या कोई सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि एक्टिवेट हुआ हुआ आता है कौन से सिग्नल्स पे, जो हमारे कंट्रोल सेंटर ने सिग्नल्स दिए हैं उनकी बदौलत एक्टिवेट किया गया है। जो क्या करता है बेसिकली आगे जाके काम करके जो हमारे बॉडी का सिस्टम्स है वो उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। एन इफेक्टर इज अ टारगेट विच इज एक्टेड अपॉन द कंट्रोल यूनिट टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बैक टू द नॉर्मल। इफेक्टर क्या है, एक टारगेट है जिसको किसने एक्टिवेट किया है, हमारे कंट्रोल यूनिट ने। वो क्या करता है, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू जो हमारी डिफरेंट हो गई थी, एबनॉर्मल हो गई थी, उसको क्या करता है, बैक टू द नॉर्मल की तरफ लाता है। द इफेक्टर इजेंचुअली काउंटरेक्ट टू काउंटरेट द स्टिमुलाई टू न्यूलीफाई इट्स इफेक्ट। इफेक्टर क्या करता है, स्टिमुलस को, जो हमारा स्टिमुलस आ जाता है वो अगर एबनॉर्मल हो गया है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो गया है, उसको बेसिकली क्या कराता है, एक नॉर्मल रेंज पर ले आता है। इन द केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन द स्वेट थर्मोरेगुलेशन के केस में क्या होता है, हमारा जो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस केस में क्या होगा, द स्वेट्स ग्लैंड्स आर द इफेक्टर दैट आर एक्टेड अपॉन बाय द थर्मोरेगुलेटरी यूनिट। स्वेट्स ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड हैं वो क्या हैं, इफेक्टर हैं, जिनको किसने एक्टिवेट किया है, थर्मोरेगुलेटरी जो हमारा यूनिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी बॉडी में थर्मोरेगुलेटरी यूनिट है वो हाइपोथैलेमस है। उसने किसको, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो स्वेट्स ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी। वो क्या करेंगी, वो स्वेट्स प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद स्वेट्स प्रोड्यूस किया उन्होंने, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस इन एक्शन। अब होम्योस्टेसिस एक्शन में जो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जो कि हमने आपने पढ़े हैं, जो 4 यूनिट हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या होगा। क्यूटनेस रिसेप्टर ऑफ द स्किन। क्यूटनेस जो हमारा स्किन में है उस वो रिसेप्टर का एग्जाम्पल होगा। कंट्रोल सेंटर का एग्जाम्पल क्या होगा, बेसिकली कंट्रोल सेंटर का एग्जाम्पल ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड भी है कुछ कुछ कंडीशंस में। इफेक्टर का एग्जाम्पल्स क्या होगा, बेसिकली इफेक्टर का जो एग्जाम्पल्स है वो ब्लड वेजल्स हो गए या स्वेट ग्लैंड्स हो गए जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं। द स्किन हैज रिसेप्टर दैट डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। स्किन में कुछ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर या एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो जो चेंजेस आ रही हैं टेम्परेचर में उनको डिटेक्ट करने। इफ़ द एक्सटर्नल टेम्परेचर राइजेस आर ड्रॉप्स बिलो द इक्विलिब्रियम। अगर एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है या कम हो गया है एक नॉर्मल रेंज के हिसाब से, द कंट्रोल सेंटर सेंड सिग्नल्स टू द ब्लड वेजल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स इन आवर स्किन टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो हमारा कंट्रोल सेंटर जो होगा वो सिग्नल्स भेजेगा या ब्लड वेसल्स को या स्वेट ग्लैंड्स को हमारी स्किन में कि रिएक्ट करें किस वजह से, या जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है, अगर कम हुआ है तो उस हिसाब से रिएक्ट करें, अगर बढ़ गया है तो उस हिसाब से रिएक्ट करें। तो अगर कम हुआ है तो बेसिकली ब्लड वेसल्स का कम हुआ है तो ये कि वो जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ब्लड की होती है वो बढ़ा देंगे। अब जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जब एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर कम हो गया था 37 से कम हो गया था, हीट की वजह से वो बढ़ गया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये इसका
ब्लड वेजल्स का काम है इफेक्टर में स्किन में। If the temperature is too hot, the blood vessels dilate, vasodilation and cause a drop in the body temperature. अगर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म कम हो गया है, टू हॉट हो गया है, तो ब्लड वेजल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी, वेजो डायलेशन होगा और वो क्या करेंगी, बॉडी में हमारा जो टेम्परेचर है उसमें ड्रॉप में मदद कराएंगी। मोर ओवर स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट्स टू अकम्पनी वेजो डायलेशन। अब स्वेट्स ग्लैंड्स में स्वीट प्रोड्यूस होगा वेजो डायलेशन में। इफ़ द एक्सटर्नल टेम्परेचर टू कोल्ड, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, टू कोल्ड हो गया है, तो द ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड वेजल्स क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी या वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। एंड एनेबल टू बॉडी टू रिटेन हीट, और बॉडी जो है वो हीट रिटेन नहीं कर सकेगी फर्दर। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो होम्योस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं। द फेलियर ऑफ होम्योस्टेसिस फंक्शंस इज एन इंटरनल इन्वायरमेंट विल रिजल्ट इन इलनेस आर डिजीज। जो फेलियर है होम्योस्टेसिस का फंक्शंस में, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें हमें या तो इलनेस हो जाती है या कोई डिजीज हो जाती है। इन सीवियर केसेस इट कैन इवन लीड टू डेथ एंड डिसेबिलिटी, और इसकी वजह से या तो कोई डिसेबिलिटी हो जाती है बॉडी में या बंदे की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है अगर होम्योस्टेसिस ब्रेक डाउन हो जाए उसमें। और अदर एग्जांपल्स आप होम्योस्टेसिस के अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने ज़्यादातर आपको पता है कि टेम्परेचर की बात की है कि टेम्परेचर रेगुलेट करा रहा है, तो अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं होम्योस्टेसिस में हमारी बॉडी में, वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो वो रेगुलेट करता है। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस नंबर 1 पे, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन कराता है हमारा होम्योस्टेसिस। ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट होम्योस्टेसिस, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है उसको मेंटेन कराता है। एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच, हमारी पीएच जो भी है उसको मेंटेन करा रहा है होम्योस्टेसिस। प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम होम्योस्टेसिस, हमारे जो प्लाज्मा में कैल्शियम है वो उसको होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस, हमारा जो बॉडी में ब्लड प्रेशर है उसको भी होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। कोर बॉडी टेम्परेचर को भी होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम है उसको भी होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। जिसका मिसाल ये कि हमें अगर हमारी बॉडी में वो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे इफेक्टर रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे ब्रेन को कि बॉडी में जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो डिक्रीज हो गई है। तो बॉडी हमारी क्या करेगी, रिसेप्टर्स को इफेक्टर्स को सिग्नल्स भेजेंगे कि बॉडी में क्या कहते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, तो वो हम प्यास लगाएंगे, एक इफेक्ट जो आ जाएंगे वो प्यास लगाएंगे। जब हम पानी पिएंगे बॉडी का लेवल जो है वो सेम हो जाएगा, तो बॉडी नॉर्मल पे आ जाएगी। ये वाटर का एग्जांपल्स है होम्योस्टेसिस में। अब अदर एग्जांपल्स और कौन कौन से हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम कंसंट्रेशन होम्योस्टेसिस, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में वो होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होम्योस्टेसिस, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है होम्योस्टेसिस वो कंट्रोल कर रहा है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो होम्योस्टेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। मैनी फैक्टर्स कैन इफेक्ट होम्योस्टेसिस। अब द मोस्ट कॉमन आर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हो गया, फिजिकल कंडीशन, अगर कोई फिजिकल कंडीशन वगैरह आ गई वो इफेक्ट कर सकता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन, अगर डाइट और न्यूट्रिशन में हम सही नहीं खा रहे हैं वो होम्योस्टेसिस को इफेक्ट कर सकता है। वेनोम्स एंड टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, वेनोम्स हो गए, वो इफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इफेक्ट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी किसी भी मेडिसिन का अगर कोई साइड इफेक्ट ऐसा है या मेडिकल प्रोसीजर में कोई साइड इफेक्ट ऐसा आ रहा है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं, ये इफेक्ट करा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो टॉपिक्स के बारे में तो बराए मेहरबानी
कमेंट्स में बता दीजिएगा। और इसका ये वीडियो का ये है पार्ट 1 है, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा और पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी भेज दिया जाएगा, अपलोड किया कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।